जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, आप मुझे सुन सकते हैं? आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा जी, मुझे बताएं कि मेंटल हेल्थ में हम कहाँ थे और क्या पढ़ रहे थे हम भला? जी, क्लास कहाँ पे थे हम? मेंटल हेल्थ में क्या पढ़ रहे थे हम? जी, मेरा ख्याल है कि लास्ट वाला जो है ना, हम बिल्कुल एंड कर चुके थे। और हिस्ट्री तो मैंने आपको असाइनमेंट के लिए दी थी ना, हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ के आनी है और उसकी असाइनमेंट बनानी है। तो हिस्ट्री आप लोगों ने खुद से पढ़नी है। आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। अभी हम दो यूनिट जो हैं वो एमएचएन के पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। तो इंशाल्लाह ताला इनका भी टेस्ट भी रख लेंगे। टेस्ट मेरा ख्याल है फ्राइडे फ्राइडे को रखा हुआ टेस्ट हमने, है ना? फ्राइडे को टेस्ट है ना? फ्राइडे को टेस्ट है ना? जी, तो फ्राइडे को फिर टेस्ट इंशाल्लाह ताला ना हम लेते हैं, है ना? इस चैप्टर का आई होप आप लोगों ने बुक से पढ़ लिया होगा। और आज हमने स्टार्ट करना है ना, आज हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है रोल्स ऑफ साइकेट्रिक नर्स या रोल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स। अच्छा, जुम्मे को हॉलीडे है, पक्की बात है? दे दी छुट्टी कॉलेज ने? हाँ, कॉलेज ने छुट्टी दी है आपको? कॉलेज ने छुट्टी दे दी है? अच्छा, चलें मैं कॉलेज से पूछता हूँ, अगर छुट्टी हुई तो फिर टेस्ट नहीं होगा। फिर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में टेस्ट रखेंगे और मैं आपको डेट बता दूंगा किस दिन टेस्ट होना है। तो आज हम नेक्स्ट यूनिट एक स्टार्ट करने लगे हैं। बड़ा इजी सा है। और इट इज़ अबाउट वही जो हम रोल्स अब पीडी के अंदर भी पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी हम थोड़े से रोल्स वगैरह को लेके चलेंगे। तो ये जो हैं रोल्स होंगे एमएचएन के। ठीक है। चलें, रोल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स पढ़ने हैं हमने। तो बाकी लास्ट क्लास में कितने स्टूडेंट थे यार, मुझे बताओ ज़रा, फिर मैं उस हिसाब से क्लास स्टार्ट करूँ, नहीं तो थोड़ा सा वेट कर लूँ। जी, लास्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे जी हमारे पास? अल्लाह, क्या हो गया यार? अब तो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं यार, मतलब अब तो आप लोग किया करो इस तरह से, इस तरह तो ना किया करो। हाँ, आहिस्ता 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 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, लगता है अजीब है वैसे। जी। अच्छा जी, ज़रा रिफ्लेक्ट करें, सोचें थोड़ा सा, और आप लोग बताएं कि मेंटल हेल्थ नर्स के क्या रूल्स हो सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, आप लोग कमेंट्स में बताएं।
जी, मैंने सवाल आपसे ये पूछा है कि आपके ख्याल में मेंटल हेल्थ नर्स के क्या क्या डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं। वो तो हमने रोल्स वहाँ पे पढ़े थे पीडी के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लगता है कि मेंटल हेल्थ नर्स के डिफरेंट कौन से रोल्स हो सकते हैं जी। जी, कमेंट्स में लिखना शुरू करें जी। अच्छा जी, और अभी तक सिर्फ 2-3 लोगों का आया है। लिखना ये है कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स। आपके ख्याल में क्या क्या रोल्स हो सकते हैं। ठीक है जी, ममूना शरीफ, खुश नसीबा, रोजीना। ठीक है, चलें हम अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये रोल्स हैं जी। नंबर 1 असेसमेंट, नंबर 2 केयर प्लानिंग या केयर गिवर, नंबर 3 ड्रग एडमिनिस्टर, इवन एडमिनिस्ट्रेशन और इवन प्रेस्क्राइबिंग। प्रेस्क्राइब भी कर सकते हैं वो लोग जिन्होंने कोई डीएनपी, डॉक्टर इन नर्सिंग प्रैक्टिस इन साइकेट्रिक नर्सिंग किया हो या कोई एडवांस डिग्री ली हो साइकेट्री के अंदर। एडवोकेसी, स्पेशली जो हमारे ये क्लाइंट्स होते हैं, मेंटली इल क्लाइंट्स होते हैं, इनको एडवोकेसी की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि वो बाज़ात अपनी समझ बूझ के मुताबिक अच्छे फैसले नहीं कर सकते हैं। केस मैनेजमेंट, इनको भी केस मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि एक मेंटली डिसिप्लिनरी टीम जो है ये मेंटली इल पेशेंट्स के साथ काम करती है। कम्युनिटी केयर के तौर पे मेंटल हेल्थ नर्स का काम ये है कि कम्युनिटी के अंदर वो अवेयरनेस देती है लोगों को, और कम्युनिटी के अंदर मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम को डिक्रीज़ करने के लिए एजुकेशन देती है। और उसके बाद साइको एजुकेशन जो कि मैंने आपको बता दी, और उसके बाद नेक्स्ट साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा सुना होगा। साइकोथेरेपी इज़ अबाउट अ थेरेपी जिसमें डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं साइकेट्रिक पेशेंट्स को, कि उनका जो एक माइंड सेट है उसको चेंज किया जा सके, या फिर कोई उनकी हैबिट्स डेवलप की जा सकें, लाइफ स्किल्स सिखाई जा सकें। साइकोथेरेपी की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला हम जब नेक्स्ट साइकेट्रिक ट्रीटमेंट्स पढ़ेंगे उनके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रोल जो है वो नर्स का है जी केयर प्लानिंग में। अब मैं ये आप लोगों से चाहता हूँ कि आप इसको पढ़ें, केयर प्लानिंग को, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपको जो इससे समझ आती है आसान अल्फाज के अंदर, उर्दू इंग्लिश जो दिल करे यहाँ पर जो है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का। सो केयर प्लानिंग के ऊपर ज़रा इसको पढ़ें और उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पर थोड़ा सा मुझे बताएं कि केयर प्लानिंग से क्या समझ आ रही है आपको। जी हरी, अब कुछ पता नहीं है कौन से वाले क्वेश्चन के ऊपर मैं अटेंडेंस लगा लूँ। मैंने ये पूछा है कि इसको पढ़ें और इसका बताएं कि आपको इससे क्या समझ आ रही है जल्दी से।
तो चंद लोगों का जवाब आया मेरे सामने। तो जी चंद लोगों का जवाब आया जी मेरे सामने, तो मैं शेयर करता हूँ। द प्रोसेस ऑफ असेसिंग एन इंडिविजुअल्स हेल्थ, नंबर 1, लोगों की हेल्थ को असेस करना, सोशल रिस्क एंड नीड टू डिटरमाइन द लेवल एंड टाइप ऑफ सपोर्ट रिक्वायर्ड टू मीट दोज नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो उनकी हेल्थ को डिटरमाइन करना कैसी है, स्पेशली मेंटल हेल्थ को, और उसके बाद प्लान करना कि जो इसकी नॉर्मल नीड्स हैं, उसकी जो नॉर्मल नीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और उनको मीट करने के लिए आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे और कैसे कैसे जो है उनको केयर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पे आयशा रज़ाक ने कहा है कि सर ये तो एनसीपी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये नर्सिंग प्रोसेस इस्तेमाल करते हुए हम केयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारे पास एडवोकेसी। तो एडवोकेसी को भी पढ़ें और अपने लफ्जों में बयान करें। एडवोकेसी क्या है, हरी अप पढ़ना शुरू करें। 1.5 मिनट लें इसको भी पढ़ने में, ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, ये वही चीज़ें हैं जो कि मैं आपको अभी 1-2 दिन पहले पीडी में पढ़ाई हैं। तो मैंने इसीलिए इसको साथ में इंटीग्रेटेड रखा है कि हम इन चीज़ों को एक साथ ही पढ़ लें और अंडरस्टैंड कर लें। जी एडवोकेसी पढ़ें ज़रा इसे और अंडरस्टैंड करें और मुझे बताएं कि इससे आपको क्या समझ आ रही है। हाँ जी हाँ जी, इसको पढ़ें और advocacy is the process of acting on the client's behalf when he or she cannot do so. So जब क्लाइंट अपने हकूक़ का ख्याल नहीं रख पाता, जैसा कि मेंटली सिक लोग अपने हकूक़ का ख्याल नहीं रख पाते हैं, तो उनके बिहाफ पे उनका ख्याल रखना। दिस इंक्लूड इंश्योरिंग प्राइवेसी एंड डिग्निटी, उनकी प्राइवेसी का जो है उनके प्राइवेसी का ख्याल करना, प्रमोटिंग इन्फॉर्म कॉन्सेंट के उनका भी कॉन्सेंट लेके उनके जो भी काम है वो किए जाएँ, प्रिवेंटिंग अननेसेसरी एग्जामिनेशन, अननेसेसरी एग्जामिनेशन से बचाया जाए उनने, जैसा कि स्टूडेंट्स बार बार आके एग्जामिनेशन वगैरह करने लगे, एंड प्रोसीजर्स असेसिंग एंड नीडेड सर्विसेज एंड बेनिफिट्स, उनको बेनिफिट्स पहुंचाए जाए, एंड इंश्योरिंग सेफ्टी फ्रॉम अब्यूज एक्सप्लॉयटेशन बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल और अथॉरिटी फिगर्स। तो उनको बचाया जा सके कि कोई उनको अब्यूज़ ना कर सके, क्योंकि जो मेंटली इल लोग होते हैं इनको फैमिली मेम्बर्स भी अब्यूज़ कर देते हैं और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी बाज़ औक़ात अब्यूज़ कर देते हैं। तो एडवोकेसी मीन वकालत, ठीक है, तो इनकी वकालत करना। ठीक है जी, तो एडवोकेसी आप लोगों ने भी इसके ऊपर जो है ना बड़ा अच्छा काफ़ी लोगों ने लिखा है, मैं साथ साथ देखता गया हूँ, तो दैट्स गुड कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज केस मैनेजमेंट। तो सेम हम टेक्निक यहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं और केस मैनेजमेंट को तकरीबन 1 मिनट दें, पढ़ें इसे, उसके बाद फिर मेरे साथ शेयर करें कि आपको केस मैनेजमेंट से क्या समझ आ रहा है। जी हरी अप।
केस मैनेजमेंट को पढ़ें, अंडरस्टैंड करें और उसके बारे में लिखें ज़रा। हाँ जी, तो ठीक है। सो केस मैनेजमेंट क्या है? कई लोगों ने यहाँ पे बताया, कोलेबोरेटिव प्रोसेस है। मतलब एक साइकेट्रिक पेशेंट जो होता है ना, वो दैट्स नॉट लाइक नॉर्मल पेशेंट्स ना, जैसे कि हम पेशेंट्स डील करते हैं उस तरह का तो नहीं होता। केस मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि उसकी केयर जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं सारे के सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ। इवन जब वो कम्युनिटी के अंदर वापस भी चला जाता है तो वहां पर जाके भी उसका ख्याल रखा जाता है। ये पेशेंट्स अपनी मेडिसिन नहीं लेते हैं टाइम पे, मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं, तो इनको वहां पर भी रिमाइंडर्स दिए जाते हैं, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के हवाले, नर्स के हवाले किया जाता है। और दूसरा ये है कि इनके रोजगार का कोई जरिया जो है वो भी अरेंज किया जाता है। वो इंस्टीट्यूट, जो मेंटल हेल्थ के इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे अंदर ही जो पेशेंट काफ़ी देर से रह रहे होते हैं, तो बाज़ वो डिफरेंट दस्तकारियाँ, छोटे छोटे बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व किए जाते हैं ताकि वो अपनी अर्निंग का भी एक जरिया जो है ना वो बना के रखें। ठीक है जी। नेक्स्ट, केस मैनेजमेंट के हवाले से लिखा हुआ है, केस मैनेजमेंट सीक टू रिड्यूस हॉस्पिटलाइजेशन एंड सपोर्ट इंडिविजुअल्स रिकवरी थ्रू होलिस्टिक अप्रोच दैट कंसिडर्स ईच पर्सनस ओवरऑल बायोसाइकोसोशल नीड्स विदाउट मेकिंग डिसएडवांटेजेस इकोनॉमिक कॉस्ट। तो लिहाजा हॉस्पिटल में रहने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो इन पेशेंट्स को कोशिश की जाती है कम्युनिटी में री इंटीग्रेट किया जाए और दोबारा से ये लोग जो है नॉर्मल अपनी लाइफ गुजार सकें। जी नेक्स्ट आ जाती है कम्युनिटी केयर। सो कम्युनिटी केयर को भी एक दफ़ा आप लोगों ने पढ़ना है, यहाँ पे इसे अंडरस्टैंड करना है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। खुश नसीबा, मैं बोल ही नहीं रहा तो आवाज़ कैसे आएगी। सो कम्युनिटी केयर, इसको ज़रा पढ़ें और उसके बाद इस पर रिफ्लेक्ट करें, और जिस जिसका आंसर आता जाएगा मैं उसकी अटेंडेंस लगाता जाऊंगा। 27 लोग हो चुके हैं आज मेरे पास जी।
सही है जी। कम्युनिटी में केयर प्रोवाइड करने का क्या मतलब है? एज कम्युनिटी केयर फॉर पीपल विद फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स कंटिन्यू टू एक्सपैंड, द नर्सेज रोल एक्सपैंड एज वेल, द नर्स में बिकम द मेजर केयर गिवर एंड रिसोर्स पर्सन फॉर इंक्रीजिंगली हाई रिस्क कम्युनिटी client treated in home and their families and may become more responsible for primary intervention in wellness and health maintenance। तो प्राइमरी इंटरवेंशन क्या होगी? लोगों को एजुकेट करना, लोगों को बताना किस तरह से वो हेल्दी लाइफ प्रैक्टिसेस कर सकते हैं कि वो लोग मेंटल इलनेस से बच सकें। और उसके अलावा वो लोग जो थोड़ी बहुत मेंटल प्रॉब्लम के साथ पाए जाते हैं कम्युनिटी में, तो उनकी जो है ना केयर करना और उनको डिफरेंट स्ट्रेटजीज और मेडिकेशंस के बारे में बताना। नेक्स्ट इज साइको एजुकेशन। जी, तो साइको एजुकेशन क्या है? अगेन आप लोग 1 मिनट लें, इसको पढ़ें और फिर इस पर रिफ्लेक्ट करें, बताएं कि आपको इससे क्या समझ आ रही है। जी, साइको एजुकेशन के हवाले से बताएं पढ़ के क्या समझ आ रही है। The psychoeducation is specific for the from of education. It is aimed at helping person with mental illness or anyone with an interest in mental illness to access the facts about a broad range of mental illness in a clear, concise manner. It is also a way of accessing and learning strategies to deal with the mental illness and its effects. तो mentally ill patient जो होते हैं उनके पेशेंट्स को, उनकी फैमिली को और वो लोग कम्युनिटी में जो साइकोलॉजिकल चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं उनको एजुकेट किया जाता है ताकि जो मेंटल इलनेस का बर्डन है कम्युनिटी के अंदर उसको कम किया जा सके। लास्ट इज अबाउट साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी बहुत इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपनी लाइफ में वर्ड, लेकिन साइकोथेरेपी जो है एक ये डिफिकल्ट चीज़ है, ये ऐसे नहीं की जाती। ट्रेंड लोग होते हैं जो साइकोथेरेपी करते हैं। सो साइकोथेरेपी को भी एक दफ़ा पढ़ें और उसके बाद मुझे बताएं कि साइकोथेरेपी से क्या समझ आ रहा है। ठीक है जी। साइकोथेरेपी इज अबाउट चेंजिंग द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ द पेशेंट। सो 1-to-1 भी की जाती है और बाज़ औक़ात ग्रुप साइकोथेरेपी सेशंस भी किए जाते हैं। तो ये पेशेंट के अंदर चेंज लाने के लिए, उनको अंदर कुछ स्किल्स डेवलप करने के लिए ये जो है ना साइकोथेरेपी की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे नर्स के जिसको आप एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शंस आ जाते हैं मेंटल हेल्थ नर्स के डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर। जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उनके अंदर हम पढ़ेंगे कि बेसिकली जो मेंटल हेल्थ नर्स है वो कौन से रोल्स फंक्शंस परफॉर्म करती हैं डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर, जैसा कि इन पेशेंट साइकेट्रिक वार्ड के अंदर क्या करती हैं और कम्युनिटी के अंदर क्या करती हैं, हॉस्पाइस सेंटर के अंदर क्या करती हैं, एंड ऑफ लाइफ केयर के अंदर क्या करती हैं, एजुकेशनल स्कूल के अंदर मेंटल हेल्थ के क्या, नर्स के क्या फंक्शंस आ जाते हैं। ठीक है,
सो फंक्शन ऑफ द मेंटल हेल्थ नर्स की तरफ चलते हैं इन वेरियस सेटिंग। सबसे पहले इन पेशेंट साइकेट्रिक वार्ड के अंदर, तो अगर आप एक साइकेट्रिक वार्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो आप क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। नंबर 1, प्रोवाइड फॉर एनवायरमेंटल सेफ्टी इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिंग द पेशेंट एंड अदर्स फ्रॉम द इंजरी। तो बहुत सारे पेशेंट हमारे वायलेंट होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, तो उन पेशेंट को एनवायरमेंट, पेशेंट को अपने आप से और पेशेंट से दूसरों को जो है ना प्रोटेक्ट करना, और पेशेंट को एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना कि वो अपने आप को किसी चीज़ से हार्म ना पहुंचा लें, तो ये हमारी ड्यूटी होती है। परफॉर्म साइकोसोशल हाई रिस्क एंड फिजिकल असेसमेंट। तो हमने हेल्थ असेसमेंट जो है फर्स्ट ईयर में डिटेल से पढ़ी है, लेकिन साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो होती है वो हेल्थ असेसमेंट में ऐड की जाती है। इसको मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन वगैरह कहा जाता है, तो वो भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होती है। तो जो साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्स है वो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी परफॉर्म करती है। प्रमोशन ऑफ द सेल्फ केयर एक्टिविटीज़। बहुत सारे मेंटली इल पेशेंट्स जो हैं वो अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं, तो क्या किया जाता है कि वो जो मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं उनको सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ के बारे में सिखाया जाता है ताकि वो अपनी हाइजीन का ख्याल रख सकें, ब्रश कर सकें, कम कर सकें, अच्छे तरीके से तैयार हो सके, तो उनको उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। मेडिकेशन मैनेजमेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मेंटल हेल्थ की मेडिसिन होती हैं, साइकेट्रिक साइकोट्रोपिक मेडिसिन होती हैं, इनके बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है, और ये बड़ी टॉक्सिक भी होती हैं। तो मेडिकेशन की मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। पेशेंट की डोजेस किस तरह से देनी है और किस किस वक्त मेडिकेशन के लेवल और डिफरेंट टेस्ट कराने हैं पेशेंट से, पेशेंट को कौन कौन सी चीज़ें जो है उन मेडिसिन के साथ नहीं देनी है, तो ये मेडिकेशन मैनेजमेंट इन पेशेंट यूनिट के अंदर एक साइकेट्रिक नर्स का काम होती है। असिस्टिंग फॉर सोमैटिक थेरेपीज। सोमैटिक थेरेपीज आप समझ लें कि और दूसरी जो थेरेपीज हैं जैसे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो है, ईसीटी लगाई जाती है डिप्रेसिव क्लाइंट्स को, वो जो झटके दिए जाते हैं माइंड के ऊपर बिजली लगा के, उसमें भी हेल्प करती हैं। एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द पेशेंट्स बिहेवियर। पेशेंट को डिफरेंट लेवल्स के ऊपर ऑब्जर्व करना और उसके बाद जो है उन्हें क्या करना, उनको क्या करना, उनको क्या नाम है, उनके बिहेवियर्स को जो है वो डॉक्यूमेंट करना प्रॉपरली। सही है। नेक्स्ट आ जाता है जी, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द पेशेंट टू मेक हिज ओन डिसीजन टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज लाइफ। तो पेशेंट्स की बाज़ इस मेंटल हेल्थ की स्टेट में नहीं होते कि वो अपने डिसीजंस ले सकें, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, तो हमने पेशेंट्स को इस काबिल करना होता है कि वो जो है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और डिसीजन खुद से लेना स्टार्ट कर सकें। और हम बहुत सी थेरेपीज के अंदर हिस्सा लेते हैं जब हम पेशेंट साइकेट्रिक काम कर रहे होते हैं। साइकोथेरेपी करते हैं, बिहेवियरल थेरेपी करते हैं, ग्रुप थेरेपी करते हैं, प्ले थेरेपी करते हैं, फैमिली थेरेपी करते हैं, इंडिविजुअल इंटरेक्शंस और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप सिचुएशंस, रोल प्ले, एडवोकेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पेशेंट एंड सो फोर्थ। तो ये सारी चीज़ें भी हमने वार्ड के अंदर करनी होती हैं। अगली चीज़, वार्ड के अंदर इन पेशेंट यूनिट के अंदर हम साइको एजुकेशन भी देते हैं पेशेंट्स को, उनकी फैमिलीज को, काउंसलिंग द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स, पेशेंट और उनके फैमिली मेंबर्स की काउंसलिंग भी करते हैं। जी आवाज़ कोई कह रहा नहीं आ रही, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी आवाज़ आ रही है क्लास? आ रही है जी आवाज़? चलो ग्रेट हो गया। अगली चीज जो हम वार्ड के अंदर करते हैं दैट इज अबाउट कोऑपरेटिंग विद अदर प्रोफेशनल्स इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट्स केयर, देयर बाय फैसिलिटेटिंग एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू केयर। तो हमें जो दूसरे लोग हैं हमारी टीम के, डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनके साथ भी कोऑपरेट और कोलैबोरेट करना होता है पेशेंट को केयर देने के लिए। टीचिंग सोशल स्किल्स एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। उनको सोशल स्किल्स सिखाई जाती हैं, किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, किस तरह से अपनी लोनलीनेस को दूर करना है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, डिस्चार्ज प्लानिंग एंड कम्युनिटी रेफरल एंड फॉलो अप केयर। तो हमें डिस्चार्ज के अंदर भी जो है अपना रोल प्ले करना होता है, पेशेंट को डिस्चार्ज करना होता है और कम्युनिटी के बंदे के पास कर देना होता है जो उसके ऊपर नज़र रख सके। सुपरवाइज द सबऑर्डिनेट्स। तो हमारे अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, LHVs हैं और बाकी चीज़ें हैं, तो उनको सुपरवाइज करना, मेंटेन वार्ड क्लीनिनेस, तो डेफिनेटली हमारा ही फंक्शन होता है। चलें अब आ जाते हैं कि ओपीडी, जो साइकेट्रिक ओपीडीज हैं वहाँ पे नर्स ने क्या रोल परफॉर्म करने हैं। तो एक दफ़ा इसे पढ़ें और फिर आप थोड़ा सा मुझे समझाएं एक एक पॉइंट करके। मैं डिफरेंट लोगों को डिफरेंट जो है ना डिप्यूट करता हूँ, नाम लेता
चाहता हूँ एक्सप्लेनेशन देनी है और बाकी लोगों ने इनकी प्लीज एक्सप्लेनेशन को जरा पढ़ना है ध्यान से, देख के ये लोग क्या एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है परफॉर्मिंग क्लिनिकल असेसमेंट, वो मैं सुंदस को देता हूँ। दूसरा पॉइंट है असिस्टिंग फॉर साइकोमेट्रिक असेसमेंट, वो फौजिया अख्तर को देता हूँ। असिस्टिंग और प्रोवाइडिंग साइकोथेरेपी और बिहेवियर थेरेपी, दिस इज फॉर नायाब। काउंसलिंग द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स, दिस इज फॉर फरहीन। कंडक्टिंग ग्रुप थेरेपी, दिस इज फॉर साइमन ओरीन। एंड डिलीवरिंग साइको एजुकेशन, इसका आपको पता ही है, इसको नहीं मैं छेड़ता। तो जिन जिन लोगों को मैं जो चीज़ें दी हैं प्लीज़ इसको पढ़ें और उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जी जी क्लास। जी हरी, अब जिन लोगों को जो जो चीज़ लॉट की है प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन करें। ठीक है, हीन ने कहा है कि पेशेंट और फैमिली की काउंसलिंग करना, प्रॉपर उनके स्ट्रेस रिलीव करना। ठीक है जी फरहीन, काउंसलिंग का मतलब होता है जी किसी बंदे को समझाना, ठीक है। अगर वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा, डिसाइड नहीं कर पा रहा, उसको हेल्प करना, लेकिन वो अपना डिसीजन खुद करता है, अपना फैसला वो खुद करता है, हम उसके भी यहाँ पे फैसला नहीं करते हैं जी। फिर अभी तक फरहीन का, सुंदस का आंसर है पेशेंट्स को असेसमेंट करना हेड टू टो। अच्छा जी, इसमें हेड टू टो असेसमेंट भी आ जाती है और मैंने जैसा कि आपको बताया कि साइकोट्रोपिक असेसमेंट भी आ जाती है, जिसमें मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आ जाती है। फौजिया का आंसर आया है पेशेंट की साइकोमेट्रिक असेसमेंट को असिस्ट करना होता है। तो साइकोमेट्रिक असेसमेंट क्या होती है? साइकोमेट्रिक असेसमेंट ये होती है, आपने इंटरनेट पे बहुत सारे स्केल्स देखे होंगे, अपने आईक्यू लेवल का पता लगाएं, आप ये पता लगाएं कि आप कितने गुस्से वाले हैं, आप ये पता लगाएं कि आप कितने खुश हैं। तो इसी तरह के साइकेट्री के अंदर, मेंटल हेल्थ के अंदर कुछ स्केल्स होते हैं। तो पेशेंट से सवाल पूछे जाते हैं और बाद में उनके स्कोर्स को जज किया जाता है कि ये पेशेंट जो है ना वो किस लेवल के ऊपर है। साइमन और रीन कहती हैं ग्रुप में लोगों की काउंसलिंग करना। तो बाज़-औक़ात हमें ग्रुप थेरेपी करनी पड़ती है लोगों की, जैसा कि कुछ लोग अगर कॉमन प्रॉब्लम के साथ हैं, कुछ लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं या कोई और नशा करते हैं, तो उनको इकट्ठे बिठा के उनकी काउंसलिंग की जाती है, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं जी। तो नयाब कहती हैं जी मारिया लाइक जीसीएस, ठीक कह रहे हो। इन माई पॉइंट, पेशेंट को बिहेवियर को बेहतर करने के लिए थेरेपी दी जाती है, तब ताकि वो खुद को अच्छे से मैनेज कर सके। ठीक है, साइकोथेरेपी की बहुत सारी टाइप्स हैं, इसमें कोग्निटिव थेरेपी भी आ जाती है, बिहेवियर थेरेपी भी आ जाती है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो या तो हम असिस्ट करते होते हैं साइकोथेरेपी के अंदर, या फिर अगर हम इतने टैलेंटेड और इतने क्वालिफाइड हैं, कोई इस तरह की डिग्री की हुई है, तो हम साइकोथेरेपी खुद से भी दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ईसीटी ट्रीटमेंट सेटिंग। तो ईसीटी का मैंने आपको क्या बताया था, ईसीटी क्या होता है? जी, ईसीटी ट्रीटमेंट सेटिंग क्या है, ईसीटी का क्या मतलब है, क्या समझ आ रही है ईसीटी से? जी, इलेक्ट्रोकंवल्सिव थेरेपी, बिल्कुल ठीक कहा। इसमें शॉक लिए जाते हैं और मोस्टली जो है ये डिप्रेशन के पेशेंट में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब डिप्रेशन को डिस्कस
करेंगे। तो पेशेंट को ईसीटी से पहले नर्स का क्या काम होता है, पेशेंट को टीचिंग देना, ईसीटी कैसे लगेगी, और प्रिपेयरिंग द पेशेंट फॉर ईसीटी, उसको प्रिपेयर किया जाता है, स्लीप वगैरह किया जाता है उसे, और इलेक्ट्रोड वगैरह लगाए जाते हैं। प्रोवाइडिंग केयर ड्यूरिंग द प्रोसीजर के दरमियान टंग बाइट वगैरह के बड़े चांसेस होते हैं, तो उसके लिए भी केयर की जाती है। असिस्टिंग विद द पोस्ट ट्रीटमेंट, ईसीटी के बाद भी जो है पेशेंट बेहोश वगैरह हो जाता है तो उसका केयर करनी पड़ती है। प्रोवाइडिंग रीअश्योरेंस टू रिड्यूस एंजाइटी। जी शोर हो रहा है, चलें ठहरे मैं इसको देखता हूँ शोर को। जी कुछ बेहतर हुआ। डिलीवरिंग साइको एजुकेशन रिगार्डिंग ईसीटी, ईसीटी के हवाले से पेशेंट को एजुकेशन दी जाती है। ठीक हुआ। जी अब बताएं शोर कोई बेहतर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, फिर हो रहा है यार ये तो बड़ा काम खराब है, ये शोर पता नहीं क्यों होने लग जाता है। अच्छा चलें ऐसा करें, ये वाली स्लाइड को पढ़ें और इसको जरा, अब ठीक है चलें। अच्छा, assisting the patient in gaining insight about the problem, providing opportunity to practice new skills। मेरा ख्याल है एक स्लाइड हम मिस कर गए। अच्छा जी, तो नेक्स्ट इज साइकोथेरेपी यूनिट। तो जो ओपीडीज होती है ना, वहाँ पे साइकोथेरेपी यूनिट्स बने होते हैं। ठीक है, तो वो रूम्स होते हैं जहाँ पे पेशेंट्स को जो है ना साइकोथेरेपी के सेशंस दिए जाते हैं काम एंड कूल मैनर के अंदर। Nurses who possess master degree in psychiatric nursing and are certified clinical nurse specialists may conduct individual और group psychotherapy। फिर से हो रहा है। चलो यार आज जैसा करते हैं, आज हम जो है ना क्लास, अच्छा यार मेरा ख्याल है कि ये मेरे में जो है ना लैपटॉप, इसका क्या कहते हैं वो प्रोसेसर की आवाज़ आने लग जाती है शायद। एक हाँ जी, आपको ठीक हुआ है शोर आपका, बताएं मुझे। जी ठीक हुआ कि नहीं। अब ठीक है, अब ठीक है, चलो गुड हो गया। सो जो जिन नर्सेस के पास मास्टर्स डिग्री होती है साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, वो खुद से साइकोथेरेपी दे सकते हैं। इस्टेब्लिशिंग अ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, क्लाइंट के साथ एक अच्छा सा रिलेशन डेवलप करना, क्योंकि उसके बगैर साइकोथेरेपी पॉसिबल नहीं है। प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पेशेंट टू रिलीज टेंशन एज प्रॉब्लम आर डिस्कस्ड। तो पेशेंट आपके साथ सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है और आप जो है उसे फिर ना उसकी बातों को सुनते हो तो वो रिलैक्स फील करता है। असिस्टिंग द पेशेंट इन गेनिंग इनसाइट अबाउट द प्रॉब्लम, तो हमने पढ़ा था कि हम काउंसलिंग कर रहे हो, साइकोथेरेपी कर रहे हो, हम कभी भी पेशेंट के बिहाफ पे डिसीजन नहीं करते, कभी भी पेशेंट के बिहाफ पे फाइनल नहीं करते चीज़ें, बल्कि पेशेंट को इतना कैपेसिटेट करते हैं या कैपेबल बना देते हैं कि वो खुद से अपना डिसीजन कर सके। तो पेशेंट को अपनी प्रॉब्लम की इनसाइट या प्रॉब्लम को समझने के अंदर हम असिस्ट करते हैं। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस न्यू स्किल्स, उनको न्यू स्किल्स सिखाई जाती हैं जिससे कि वो अपनी बीमारी से जो है ना वो लड़ सकते हैं। री इन्फोर्सिंग अप्रोप्रिएट बिहेवियर एज इट अकर्स, तो बहुत सारे लोगों के अंदर जो है ना बैड बिहेवियर्स, बैड हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए भी साइकोथेरेपी की जाती है। प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट इमोशनल सपोर्ट, और पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट दी जाती है साइकोथेरेपी यूनिट के अंदर। अच्छा जी, देर आर सर्टेन डे केयर सेंटर्स और डे हॉस्पिटल्स। अब होता क्या है, जो मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं ना, बाज़ वक़्त उनको डे हॉस्पिटल्स के अंदर रखा जाता है। वो जो डे केयर हॉस्पिटल्स हैं ना, बेसिकली वहाँ पे उनके लिए कोई वोकेशनल, कोई कमाने का जरिया भी अवेलेबल होता है, क्योंकि एक मेंटली इल बंदा आम सिचुएशन के अंदर काम नहीं कर पाता।
तो जिन चीज़ों के ऊपर वो वर्क कर सकते हैं या जिन चीज़ों को वो लेके चल सकते हैं, तो उनके लिए डे केयर सेंटर्स या डे हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, जहाँ पे वो कोई दस्तकारी वगैरह करके या कोई ऐसा काम करके जो कि जिसके साथ उनकी मेंटल इलनेस जो है वो मुतासिर नहीं होती, या उनकी मेंटल इलनेस उन कामों में इंटरफेयर नहीं करती, तो वो अपना कमा भी सकते हैं। तो ये डे हॉस्पिटल का कहलाते हैं, और यहाँ पे पेशेंट्स को कमाने का भी जरिया दिया जाता है, और दूसरा पेशेंट्स को हेल्प भी की जाती है उनकी मेंटल इलनेस को ठीक करने के लिए। इन डे ट्रीटमेंट प्रोग्राम पेशेंट रिटर्न होम एट नाइट, तो सुबह को पेशेंट काम शाम करके अपनी ट्रीटमेंट थेरेपीज लेके घर चले जाते हैं। परफॉर्मिंग क्लिनिकल असेसमेंट, तो पेशेंट की यहाँ पे क्लिनिकल असेसमेंट भी की जाती है। एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द पेशेंट बिहेवियर, पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है और उसके अंदर बेहतरी या अगर कोई उसकी पर्सनैलिटी के अंदर कोई खराबी आ रही है तो उसको असेस किया जाता है। मेडिकेशंस को मैनेज किया जाता है। टीचिंग सोशल स्किल्स सिखाई जाती हैं। काउंसलिंग पेशेंट एंड फैमिली मेंबर, पेशेंट और उसकी फैमिली मेंबर्स को काउंसल किया जाता है जी। और डिलीवरिंग साइको एजुकेशन, वही साइको एजुकेशन दी जाती है। प्रोवाइडिंग ऑक्यूपेशनल और रिक्रिएशनल थेरेपीज एंड वोकेशनल असिस्टेंट, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये बनाए ही इसलिए जाते हैं कि पेशेंट वहां पर आके काम कर सकें और अपनी रोजी रोटी कमा सकें। नेक्स्ट आ जाती हैं जी चाइल्ड साइकेट्री वार्ड। तो कल है हमारा लेक्चर, कल स्केड्यूल में हमारा लेक्चर है, मुझे ये बताएं, आज हमने ब्रेक नहीं किया जी। जी मुझे ये बताइए कि कल है हमारा लेक्चर, कल शेड्यूल में लेक्चर है हमारा। आई थिंक है कल क्लास ना हमारी, कि नहीं है? जी कल क्लास है हमारी वैसे, कि नहीं है? ताकि मैं आज ही आपको ईद मुबारक बोल दूं एडवांस में। नहीं है यार, मेरा ख्याल है थर्सडे है कल, एक मिनट ठहरो। हाँ जी कल नहीं है। सो एडवांस में ईद मुबारक यार, ज़रा दे यहाँ पे खाना शाना खाना ईद पे, हाँ, और बीमार ना हो जाना। फ्राइडे को हैं 2 लेक्चर, लेकिन फ्राइडे को जाहिर है छुट्टी होगी ना। चलो एनी हाउ, और फिर हम अपना टेस्ट जो है ना वो ईद के बाद जो फर्स्ट हमारा लेक्चर होगा पीडी वाला, ट्यूसडे वाले दिन ना, ट्यूसडे वाले दिन जो लेक्चर्स होंगे, ट्यूसडे वाले दिन वाले लेक्चर्स में ना हम अपना एक लेक्चर टेस्ट के लिए यूटिलाइज करेंगे और एक लेक्चर जो है ना वो पीडी के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो हम जो एक चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं वो टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह ताला जो है जो जो चीज़ें पढ़ ली हुई हैं हमने, वो हमने फिर स्लैम्स के ऊपर टेस्ट होगा, लिहाजा अपनी स्लैम्स ठीक करा लें प्लीज़ जिन लोगों का ठीक नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि असाइनमेंट्स नहीं जमा करा रहे, लास्ट भी 18 से 20 लोगों की 20-22 लोगों की अटेंडेंस मेरे पास असाइनमेंट आई है मेंटल हेल्थ की, तो प्लीज़ अपने आप को स्लैम्स की आदत भी डाल लें और क्या नाम है असाइनमेंट्स भी अपलोड करना शुरू कर दें। और ड्यूरिंग ईद की छुट्टियों में अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कीजिएगा, वापसी पे टेस्ट होगा। और जिन लोगों ने मुझे ईद मुबारक कहा है उन लोगों को भी ईद मुबारक बहुत ज़्यादा इन एडवांस, और खैर मुबारक और अच्छी चीज़ गुजरे आपकी। चलें आज का लेक्चर आज फिर हम यहीं पे जो है ना एंड करते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, पढ़ते रहें, और मैं आई एम होपिंग कि शायद ईद के बाद आप लोगों की डेट शीट आ जाए, तो मुझे लग रहा है जैसे ईद के बाद शायद आप लोगों की डेट शीट आ जाए, ठीक है? तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम भी आपके हो सकते हैं, तो वो फर्स्ट ईयर को भी थोड़ा सा याद रखना है। बाकी ईद के बाद हमारे सैटरडेज को जो है वो टेस्ट भी हुआ करेंगे ACCN के, उसका भी स्केड्यूल में आप लोगों के साथ जो है ना वो फाइनल कर दूँगा। चलें, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।